Assalamu alaikum. Let's begin. People can join in when they come. We can quickly go through what we did in the last class, ठीक है, और उसके साथ फिर we'll continue forward. Basically what we had in the last class कि हमने brakes और clutches का topic start किया था और हम लोग एक टाइप की ब्रेक और क्लच की ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे थे. वी सेड कि ब्रेक्स और क्लचेस आर एसेंशियली द सेम थिंग. फर्क सिर्फ ये होता है कि ब्रेक में एक शाफ्ट जो होती है वो स्टेशनरी होती है, क्लच में दोनों शाफ्ट रोटेट कर रही होती है. तो एक हम लोग जो टाइप स्टडी कर रहे थे दैट वाज इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स एंड क्लचेस. और इसमें डिफरेंस ये होता है, इसकी बेसिकली हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो हमारी गाड़ियों की रेयर ब्रेक्स होती हैं, ड्रम ब्रेक्स. दैट्स अ टाइप ऑफ इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखी थी. लेट्स वेरी क्विकली गो थ्रू इट. एंड कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स थी मेरे ख्याल से जो कि आई नीडेड टू एक्सप्लेन इट बिट मोर. वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. हम कर क्या रहे थे, हमने स्टार्ट ही किया कि एसेंशियली हमारे पास होता क्या, दिस इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री दैट वी हैव. आपके पास एक आउटर ड्रम है, ठीक है, और इस आउटर ड्रम में के साथ व्हाट डू वी हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर हियर. तो आपकी गाड़ी के अंदर एक ब्रेक प्लेट होती है. ब्रेक प्लेट के ऊपर शूज लगे हुए होते हैं और कुछ चीजें होती हैं. देयर आर स्प्रिंग्स, देयर इज अ सिलेंडर व्हिच अप्लाइज द फोर्स एंड थिंग्स लाइक दिस. दिस थिंग गोज इन द मिडल. और जब आप एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी का ब्रेक पैडल अप्लाई करके, तो दीज शूज आर कनेक्टेड टू द रिम ऑफ दिस ड्रम. ठीक है, दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. हम लोगों ने भी करना क्या है, वी नीड टू समहाउ फाइंड आउट के इसको हम किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं. ठीक, तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, दिस शू, द ब्रेक शू इज गोइंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस हेयर, और जिसकी वजह से एक प्रेशर अप्लाई होगा. तो वी नीड टू मॉडल द प्रेशर, एंड फ्रॉम द प्रेशर वी कैन समहाउ गेट द फ्रिक्शन फोर्स. और फ्रिक्शन फोर्स से, बिकॉज दैट फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू गिव अस द ब्रेकिंग टॉर्क. ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया. तो हम ये कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रेशर को वी नीड टू मॉडल अवर प्रेशर. तो व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज कि जो हमारा प्रेशर है वो थीटा के ऊपर डिपेंडेंट हो. और इसकी ये कैसे निकल के आ रहा था, दिस इन द लास्ट क्लास आई जस्ट शोड यू दिस रिलेशनशिप. आई डिड नॉट डिस्कस हाउ दिस कम्स अप, तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज कि ये रिलेशनशिप आ कहाँ से रही. तो बेसिकली हम क्या स्लाइड में ये रहे हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है, हर एंगल के ऊपर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है. दिस इज योर ब्रेक शू. ये जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है, ये जिस असेंबली के ऊपर माउंटेड है, ये ए के ऊपर पिंड है. जब भी आपकी एक्चुएटिंग फोर्स यानी कि कोई हाइड्रोलिक फोर्स या कोई न्यूमेटिक फोर्स या सिंपल वायर के थ्रू मैकेनिकल फोर्स ब्रेक की अप्लाई होती है, तो ये शू आपके रिम के साथ सर्फेस में कांटेक्ट में आता है, ड्रम के रिम के साथ. तो आपका जो ड्रम है वो उस पर ड्रॉन नहीं है, तो इसमें सिर्फ ब्रेक प्लेट ड्रॉन है. ब्रेक प्लेट के ऊपर ड्रम आएगा. ठीक है, तो ये चीज ऊपर जाके सर्फेस से कांटेक्ट में आ जाएगी, विच विल बी हियर. तो जो आपका ड्रम होगा वो इसी जगह पे होगा, बिल्कुल राइट अबव दिस थिंग. तो दिस ब्रेक शू विल कम इन कांटेक्ट विद दैट एंड कॉज प्रेशर एंड फ्रिक्शन. ठीक है, तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. फिर वी सेड कि कोई ना कोई इस पूरे इस मैकेनिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम प्रेशर होगा. तो लेट्स डेसिग्नेट द मैक्सिमम प्रेशर टू बी पीए एंड द एंगल एट व्हिच इट अकर्स एट थीटा ए. The relationship for pressure came out to be this: P equals to a constant term, because P and theta A are both constant, times sin theta A. So P is a function of theta in terms of the trigonometric ratio. ये आया कैसे है? ये आया इस तरीके से है कि अगर आप अपने इसको मैं बहुत क्विकली गो थ्रू करूंगा. दिस इज नॉट एसेंशियल टू अस, बट आई डू वांट यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल्स बिहाइंड गेटिंग दिस. अगर हम अपने ब्रेक शू के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लें, let's this point B does not mean to be the end. ठीक है, it does not necessarily is the end. It can be any point on this shoe. Then whenever this actuating force is applied, this shoe will try to rotate. ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना, ये ए के ऊपर पिंड है, ये पूरी चीज रोटेट करने की कोशिश करेगी. और जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगी, यहाँ पे रिम है तो रोटेट तो नहीं कर पाएगी.
बट ये पूरा ब्रेक शू जो है रबर का बना हुआ है, इसमें रबर होता है, ठीक है। तो इट विल ट्राई टू डिफॉर्म वट एवर मटीरियल यू हैव, तो जो लाइनिंग होती है जो वो कर रही होती है, दैट इज एस्बेस्टोस. This shoe is going to try and deform. The deformation is going to be perpendicular to the radius of any of the point from the pin, because pin के अबाउट ये चीज रोटेट कर रही है ना, तो जब भी ये चीज फोर्स अप्लाई करेगी ना, जो पिन के अबाउट रोटेट होने की वजह से जो पूरा आर्म है ये इस पैडिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस दैट इज अवेलेबल हियर. ऐसे ही होता है ना, जब यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क की वजह से जो फोर्स फील होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो जो डिफॉर्मेशन होगी दैट इज आल्सो गोइंग टू बी perpendicular to the radius. So this is any point in the shoe. This is the shoe deformation. जो shoe के किसी भी point की deformation है, that is this. But this deformation has two components. एक इसमें shearing हो रही होगी और एक इसमें normal force apply, normal deformation हो रही होगी. तो shearing हमारे लिए important नहीं है because we are concerned with the pressure. तो pressure निकालने के लिए what we have done is we have found out what will be the normal deformation of the shoe. ठीक है, एंड दिस नॉर्मल इज नॉर्मल टू द रिम. ठीक है, रिम के नॉर्मल जो आपकी डिफॉर्मेशन है दैट वी हैव फाउंड आउट. अब दिस द आइडिया इज कि वी कैन रिलेट दिस थिंग टू द प्रेशर. हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिफॉर्मेशन नॉर्मल हो रही है ये जिस तरह का फंक्शन फॉलो कर रही होगी, हमारा प्रेशर भी सेम स्टाइल का फंक्शन फॉलो करेगा, बिकॉज दिस डिफॉर्मेशन नॉर्मल टू द रिम इज एक्चुअली व्हाट इज कॉजिंग द प्रेशर. क्योंकि जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी normal to the rim of the shoe, that deformation, because the shoe will then resist this deformation, उसके अंदर stress produce होगा, and this stress will be the factor which causes the pressure on the rim. ठीक है, इसकी वजह से pressure produce हो रहा होगा. There is one more thing which we need to do and that is calculate what is h. तो इसके अंदर एक h की simple जो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, इससे हमने h कैलकुलेट कर लिया. वी प्लग एवरीथिंग इन, तो वी गेट अ रिलेशनशिप बेसिकली फॉर द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला लग रहा था, वो हमने लगा दिया. तो दिस इज व्हाट वी हैव सेड. वी सेड कि प्रेशर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन. तो जो रिलेशनशिप आपकी परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन फॉलो कर रही है, सेम रिलेशनशिप आपका प्रेशर भी फॉलो करेगा. एंड the relationship is actually p small p equals to some constant capital P times sin theta. अब ये constant capital P हमें पता नहीं है, तो we need some sort of condition जिससे हम ये capital P निकाल सकें. that condition is theta equals to theta a के ऊपर p equals to pa है. ठीक है, maximum pressure. तो if you plug this in, so you can find out capital P from here and plug capital P back in this relationship, you get this pressure relationship. ठीक है, ये basically this is how this came about. ये random नहीं है, there are assumptions involved, but there is some sense behind it. The sense is कि आप pressure को relate कर रहे हैं to the normal deformation of the brake shoe. तो उससे आपके पास pressure की एक relationship आ रही है in terms of theta. ठीक है, तो इसमें variable जो है, the variable is only theta, सिर्फ theta का function. Then we said कि there are 2 possibilities. प्रेशर की ये रिलेशनशिप है ना. अब ये एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुड बी, और एक सेक्शन में मुझसे पूछा भी था, आई थिंक इन द अदर सेक्शन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, मे बी इट वाज यू गाइस, कि दिस थिंग, इफ यू लुक एट दिस शू, द प्रेशर वेयर शुड बी द मैक्सिमम प्रेशर इन फॉर दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री. इंट्यूशन क्या कहती है? इंट्यूशन ये कहती है जिधर फोर्स अप्लाई हो रही है उधर ही आपके पास मैक्सिमम प्रेशर भी होना चाहिए. And that is true for this case. इस केस के लिए चीज जो, बिकॉज यहाँ पे आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, इस ही रीजन में आपके पास मैक्सिमम प्रेशर आएगा और प्रेशर रिड्यूस हो रहा होगा. ये हमारे पास रिलेशनशिप शो कर रही है कि तो साइनोसॉइडल है. तो हाउ डज दिस रिलेट टू दिस? इसकी रिलेशनशिप ये है कि दिस थीटा इज अ नॉर्मल साइन थीटा. तो थीटा कैन चेंज. ठीक है, थीटा जो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड इट कैन इंक्रीज up to the end. जो भी आपका end तक जितना भी आपका बड़ा शू है, your shoe does not need to be this big, the shoe can come to this point as well. तो थीटा जो आपका end वाला है जिसको हम थीटा 2 कह रहे हैं,
this can be more than 90 degrees, this can be 180 degrees if it has to be. 180 degrees will not help you, but हो सकता है होने को, ठीक है. तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ब्रेक शू छोटा है, तो आपका जो शू जो है वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से पहले पहले खत्म हो जाता है, ठीक है. दिस इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 के ऊपर. तो अगर आपका ब्रेक शू इतना छोटा है कि आपका जो थीटा 2 आ रहा है एंड होने वाला, दिस थीटा 2 इज फ्रॉम दिस लाइन, पिन के थ्रू जो पास हो रही है उससे लेके शू के एंड तक की जो लाइन, then if this condition is true that your shoe is small, then maximum pressure is occurring at theta 2, यानी शू के एंड के ऊपर आपके पास मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है. एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस. अगर थीटा 90 से कम है तो जब आप फाइनल थीटा को अप्रोच करेंगे उस वक्त आप साइन वेव की स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही होंगे, फर्स्ट हाफ में होंगे, अभी आप सेकेंड हाफ में एंटर नहीं हुए. बट अगर आपका शू बड़ा है, दिस मीन्स आपका थीटा 2 जो है वो 90 से ज्यादा है. दिस मीन्स दैट यू आर गोइंग टू पास 90 and your final theta is going to be somewhere here. In this case, your maximum pressure is going to occur at theta A equals to 90 degrees. This you need to remember. जब भी आपके पास प्रेशर जो है आप निकाल रहे होंगे, मैक्सिमम प्रेशर कंसिडर करना होगा, तो आपको शू का साइज देखना पड़ेगा, ठीक है. और शू का साइज अगर 90 डिग्री से इतना छोटा है कि 90 डिग्री से कम आ रहा है थीटा 2, देन पी ए इज गोइंग टू अकर एट द फाइनल थीटा. बट अगर शू बड़ा है, 90 डिग्री से ज्यादा थीटा 2 आ रहा है, देन द maximum pressure is going to occur at theta equals to 90 degrees. ठीक है, this is something we need to know. उसके बाद we need to understand कि because of this relationship, जो हमारी ये वाली relationship है, इस relationship के अंदर theta equals to 0 पे क्या हो रहा है? theta equals to 0 पे pressure is 0, which means कि जो पिन के साथ वाला मटेरियल है, this material is not going to contribute to any breaking torque, because आप पिन के साथ वाले एरिया को तो पुश कर ही नहीं सकते, because this area is pinned. तो this region right here is going to contribute very less to the actual pressure, ठीक है, जिसकी वजह से आपका टॉर्क में भी कोई significant contribution नहीं आएगी. तो what you need to actually understand is कि ज्यादा अच्छे डिजाइन ये आएंगे हो कि आप इस एरिया से एक्चुअली दूर अपना ब्रेकिंग मटेरियल जो है, जो ब्रेक पैड है, उसको लगाएं. बिकॉज यहाँ पे ब्रेक पैड लगाने का आपको कोई फायदा नहीं है, दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है. तो अवे फ्रॉम द पिन, इफ वी ऐड अवर ब्रेक शू, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. अब इस वाले केस में वी कैन सी कि थीटा 2 इज एक्चुअली मोर देन 90 डिग्रीज, तो मैक्सिमम प्रेशर इज गोइंग टू अकर हियर, ठीक है. तो मैक्सिमम प्रेशर के अराउंड का जो रीजन है, that region actually has a brake shoe. So we are talking about this curve here, ठीक है. तो इसमें वाले रीजन में हमने ब्रेकिंग अपना वो ब्रेक शू लगाई नहीं है जहां पे एक्चुअली हमारे पास प्रेशर बहुत कम होगा. तो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड अवर ब्रेक शू इन द लोकेशन जहां पे हमें मैक्सिमम प्रेशर अचीव हो सके. दिस इज एक्चुअली अ गुड डिजाइन, ठीक है. नाउ we need to do a force analysis. इसको भी हमने देखा था. I'm repeating this thing again because I think पिछली क्लास में this thing was not very clear. मेरे एंड से भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं गई थी शायद. तो force analysis के we said there are two objectives. The first is we need to determine what is the self-locking condition for the brake. और ब्रेक के लिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि self-locking is not a desirable quantity. अगर ब्रेक सेल्फ लॉक हो जाती है, इसका मतलब है आपकी ब्रेक ऑटोमेटिकली लगी हुई है. That is not something we want. ब्रेक को हमें फोर्स करना चाहिए, और जब हम अपनी फोर्स को रिलीज करें, द ब्रेक शुड रिट्रीट. बट इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, देन दैट इज अ प्रॉब्लम. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन चेक करनी है, और चेक करना है कि हाउ मच ब्रेकिंग टॉर्क वी आर गेटिंग. ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालना. तो फॉर दैट वी हैव सम एक्चुअल पॉइंट्स वी नीड टू कंसीडर फर्स्ट. जब भी आपके पास आप एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी मैकेनिज्म से करें, चाहे वो मैकेनिकल वायर के थ्रू हो, या हाइड्रोलिक हो, या इलेक्ट्रिक हो, या न्यूमेटिक हो, तो दिस एक्चुएटिंग फोर्स इज अप्लाइड टू दिस शू, और दिस एक्चुएटिंग फोर्स एक्चुअली पुशेस द शू ऑन टू द रिम. ठीक है, ड्रम के जो रिम है उसके ऊपर पुश कर.
even when the car is moving, this internal assembly is in static equilibrium. इसके बाहर एक ड्रम है जो कि व्हील के साथ कनेक्टेड है. दैट ड्रम इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग. तो ये रोटेशन जो शो हो रही है, ये रोटेशन इस चीज की नहीं है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ ब्रेकिंग प्लेट. दिस इज अ ब्रेक प्लेट. ठीक है, ब्रेक प्लेट के ऊपर आपकी इंटरनल असेंबली होती है जिसके अंदर आपके कुछ स्प्रिंग्स लगे होते हैं, एक्चुएटिंग मैकेनिज्म पूरा होता है और ब्रेक शू लगा हुआ होता है. ठीक, रोटेशन जो हो रही है वो इसके बाहर एक ड्रम है उसकी हो रही है. ठीक, तो दिस थिंग इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसके ऊपर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है. वी हैव, जब भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दिस मींस दैट देयर इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस असेंबली बिकॉज ऑफ द ड्रम के साथ इन कांटेक्ट आ रहा है तो एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है. देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज this is a brake or a clutch, so we want friction, otherwise this won't work. There is an actuating force और पिन के ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्सेस भी. ठीक है, तो अगर हम इस पूरी असेंबली को हम कह रहे हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और उसमें मैं समेशन m अप्लाई करूं एट एनी गिवन पॉइंट, तो जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट का जो भी सम होगा दैट सम नीड्स टू बी जीरो. दिस इज सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन मींस कि मेरी जो ये वाली स्टेट है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, दिस स्टेट इज गोइंग टू मेंटेन इवन व्हेन आई रिमूव माय एक्चुएटिंग फोर्स. अगर मैं अपने सिस्टम से एक्चुएटिंग फोर्स को रिमूव कर दूं, देन इवन देन द ब्रेक शू इज गोइंग टू स्टे इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दिस इज नॉट समथिंग वी वांट. ठीक है, तो इस कंडीशन को वी नीड टू समहाउ फाइंड आउट कि एक्चुएटिंग फोर्स रिमूव करने के बाद हाउ डू आई एक्चुअली गेट माई मोमेंट इक्वल्स टू जीरो. इसमें जो हमारे पास पेन के रिएक्शन के मोमेंट्स हैं वो यूजुअली हट जाएंगे बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट पेंड है, तो दिस हम लोग मोमेंट अपने पेन के ऊपर ले रहे होंगे, तो दिस विल गो अवे, तो विल एंड अप विद ओनली 3 मोमेंट्स. ठीक है, फ्रिक्शन का, नॉर्मल फोर्स का और एक्चुएटिंग फोर्स का. हमारे पास नॉर्मल फोर्स है. नॉर्मल फोर्स होती क्या? नॉर्मल फोर्स इज जस्ट प्रेशर टाइम्स द एरिया. क्योंकि प्रेशर थ्रू आउट द सरफेस चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक छोटे से एरिया के ऊपर, डीए के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके वी कैलकुलेटेड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉल एरिया, डीएन निकाल ली. एरिया हमारे पास क्या है? एरिया हमारे पास यहाँ पे जो है दैट इज आर डी थीटा, जो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कमफेरेंस दे देगा, और जो इसकी विड्थ है दैट विड्थ इज बी. तो आर डी थीटा इज द सर्कमफेरेंशियल लाइन, एस इक्वल्स टू आर थीटा से आई है, और b is the depth in this which is the width of the brake shoe. ठीक, प्रेशर की जो डेफिनेशन हमने निकाली थी वो डेफिनेशन इसके अंदर प्लग इन करती तो हमारे पास dn की एक रिलेशनशिप आ गई. अगर मुझे इस पूरे सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स चाहिए होगी तो मैं अपने जो ब्रेक शू के लिमिट्स हैं θ1 से लेके θ2 तक, उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल नॉर्मल फोर्स मिल जाएगी. सेम थिंग अगर मैं इसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से, तो मुझे डिफरेंशियल फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगी. उसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे टोटल फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगी. तो मोमेंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज F टाइम्स dn. दिस इज द डिफरेंशियल फ्रिक्शन फोर्स. इसको मैं θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं. बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी जो उसका मोमेंट आर्म होता है उससे. फ्रिक्शन फोर्स हमारी कहां पे? फ्रिक्शन फोर्स हमारी ये रही. ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी कैन इवन ट्राई एंड ड्रॉ दिस. तो थोड़ा लाइन के ऊपर ड्रॉ करके देख सकते हैं. तो ओके, आई विल नीड टू फिक्स दिस थिंग. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा. जस्ट अ मिनट प्लीज. नाउ जो हमें मोमेंट पता चला है, द मोमेंट इज एक्चुअली mf equals to this entire quantity. This is the moment of the friction force. Similarly we can find the moment of the normal force. नॉर्मल फोर्स में भी हमें काम सेम करना पड़ेगा. हमारे पास फोर्स है, ठीक है, दिस इज dn. इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम θ1 टू θ2. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फोर्स लाइन. A से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस साइड राइट हियर, and this side is a sin theta. तो
डी एन ए साइन थीटा के इंटीग्रल करके ये फॉर्म हुई, ये भी आपके कैलकुलेटर में या फिर आप इसको इंटरनेट पे, क्योंकि बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम, you can directly find out this integral if you know theta 1 and theta 2. You do not need to solve this by hand. आपको जो भी theta 1 theta 2 मिले exactly अपने results के लिए calculate this integral directly and use it in your calculations. ठीक है? Moment of the actuating force. Actuating force के लिए उन्होंने काम बहुत सीधा रखा हुआ है. They have set के एक force है F, उसका pin से perpendicular distance is C. ठीक है? तो the moment becomes F times C. Now, if this entire thing is in equilibrium, then summation m equals to 0. अब इस केस में हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि सारी फोर्सेस जो है हमारे पास, all the forces are not going to produce a positive moment. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो हमारे पास एक्चुएटिंग फोर्स की वजह से मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूवमेंट लेते हैं उसकी डायरेक्शन ये है, एंड द रोटेशन इज अबाउट दिस पिन, तो पिन के अबाउट आप रोटेशन ले रहे हैं, और जो आपके पास डीएन है उसकी वजह से जो रोटेशन की डायरेक्शन आ रही है दिस इज ऑपोजिट टू इट. ठीक है? तो इफ दिस थिंग इज नॉट क्लियर प्लीज टेल मी, आई कैन रीड्रॉ दिस प्रोबेबली थोड़ा सा बेहतर अंदाज से. लेट मी क्लियर दिस. दिस इज योर सेंटर, इसके अबाउट डीएन की जो रोटेशन है that is going to be anti-clockwise. So this is for dn. ठीक है? जो फ्रिक्शन फोर्स की रोटेशन आ रही है that is clockwise. Similarly जो एक्चुएटिंग फोर्स की रोटेशन आ रही है that is also clockwise. तो हमने एक्चुएटिंग फोर्स को नेगेटिव लिया हुआ है, मोमेंट को, फ्रिक्शन फोर्स के मोमेंट को नेगेटिव लिया हुआ है, और जो नॉर्मल फोर्स का मोमेंट है उसको पॉजिटिव लिया. एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी, अगर हम इससे सारे एफ सी एक्चुएटिंग फोर्स की जगह प्लग इन करते हैं और सी को दूसरी जगह पे डिवाइड कराते हैं, दिस इज द रिलेशनशिप आई गेट फॉर द एक्चुएटिंग फोर्स. एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट एफ कम्स आउट टू बी 0, यानी कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम से निकाला हुआ है. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए एफ 0 करने की क्या कंडीशन है, दैट एम एन बिकम्स इक्वल टू एम एफ. तो इफ दिस थिंग इज ट्रू then your system is in self locking and we don't want that. तो आपको सिस्टम की डायमेंशंस इस तरीके से कंट्रोल करनी होती हैं कि आपका सिस्टम सेल्फ लॉक नहीं हो, और जो डायमेंशन आपके पास इंपॉर्टेंट होगी दैट डायमेंशन इज गोइंग टू बी दैट पिन लोकेशन ए. पिन लोकेशन ए इज एडजस्टेड एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर फॉर अस. हम लोगों को ये चीज पता होगी, वी विल नीड टू चेक दिस कंडीशन वेदर दिस इज सेटिस्फाइड और नॉट, कि आपका पिन की जो लोकेशन है फ्रॉम द सेंटर, दिस इज गोइंग टू डिटरमिन कि आपका सिस्टम सेल्फ लॉक हो रहा है कि नहीं. ठीक है? बिकॉज दिस ए इज अपीयरिंग डिफरेंटली इन एम एन एंड एम एफ. एम एफ के अंदर ए की डिफरेंट फॉर्म आ रही है, डिफरेंट तरीके से एंटर हो रहा है, और एम एन के अंदर डिफरेंट तरीके से एंटर हो रहा है. ठीक है? तो ए को कंट्रोल करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि वेदर दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इक्वल और नॉट. जो विड्थ है आपकी इस पूरी चीज की, ब्रेक शू की और असेंबली की जो विड्थ है बी, दिस बी इज नॉट गोइंग टू बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बिकॉज बी दोनों में यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दिस बी इज यूजलेस टू अस, दिस कुड बी टेकन एज अ यूनिटी. तो आप इसको 1 भी ले लेंगे तब भी ये चीज इक्वल हो सकती है. तो डायमेंशन विच एक्चुअली कंट्रोल्स एवरीथिंग इज ए. ठीक है? ए इज इंपॉर्टेंट टू अस. ए हमने इस तरीके से रखना है कि एम एन हमेशा एम एफ से बड़ा है, बिकॉज आपने एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई करनी है तो एम एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन एम एफ. ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती. यू कांट से कि मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये चीज ऊपर की तरफ मूव करेगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस. एम एन नीड्स टू बी मोर देन एम एफ सो दैट द एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ठीक है? और हमें सेल्फ लॉकिंग को अवॉइड भी करना है. सो एक ये चीज हो गई. उसके बाद हमारे पास जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है इस पूरी चीज के अंदर, ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है? ब्रेकिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जो कि ड्रम के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है एंड इट ट्राइज टू स्टॉप द व्हील्स. ठीक है? तो ये जो हमने चीज ड्रॉ की थी, दिस वाज द ब्रेक प्लेट. ब्रेक प्लेट के ऊपर एक ड्रम है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्कीमेटिक ड्रॉ कर दी ड्रम की. जो हमने यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन ड्रॉ की थी ना, दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली फॉर द ड्रम. ठीक है? सो दिस इज द ड्रम्स रोटेशन, राइट? तो जो भी ड्रम की रोटेशन होगी
उसके ऑपोजिट आपकी फ्रिक्शन फोर्स फील हो रही है. द ड्रम इज रोटेटिंग लाइक दिस and the friction force it is experiencing is opposite to its movement. तो इस तरह रोटेट करे, फ्रिक्शन फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फील हो. This is the reason why we took our friction force is in the direction of rotation है, because ये rotation जो है आपकी इस प्लेट की रोटेशन नहीं है, आउटसाइड ड्रम की रोटेशन. अगर इस प्लेट के ऊपर ड्रम आउटसाइड रोटेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेट के ऊपर जो फ्रिक्शन फील होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फील होगी, बट ड्रम के ऊपर जो फ्रिक्शन फील होगी दैट वुड बी ऑपोजिट टू रोटेशन. ठीक है, अब आपको फ्रिक्शन फोर्स पता है. टॉर्क निकालने के लिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, so we have F R dn integrated over the entire brake shoe, you get the braking torque. अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल ब्रेक शूज होंगे, यानी कि हो सकता है कि आपके इसमें 2 ब्रेक शूज लगे हुए हों, तो सबके ब्रेकिंग टॉर्क यानी सबका अपना θ1 θ2 होगा, सबके ब्रेकिंग टॉर्क्स कैलकुलेट होंगे और सबके ब्रेकिंग टॉर्क्स ऐड होके they are going to provide you a combined braking torque for the entire assembly. ठीक है. There is one more thing which is the reaction forces acting on the pin, and this is just summation fx and summation fy. Since summation fx and summation fy are 0, we have 4 different forces in our system: friction, normal force, actuating force, and the reactions. समेशन fx से हमने rx निकाला हुआ और समेशन fy से हमने ry निकाला हुआ. ठीक है. दिस अगेन दिस आ कहां से रहा है, आ रहा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू डेरिवेशन बिकॉज दिस इज बेसिक स्टैटिक्स, बहुत ही फंडामेंटल स्टैटिक्स है. all the angles and everything are already available to us, you can just try and find it out, you will be able to find out, but we need to move on. ठीक. rx और ry are the pin reactions and they are also critical to us. एक चीज इस पूरे हमारे पास केस में रह गई है, वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन माय सेंस ऑफ रोटेशन चेंजेस. तो अगर मैं अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर दूंगा, यानी कि इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, मेरा व्हील जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. व्हाट इज गोइंग टू चेंज इन दिस एंटायर असेंबली? देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन सिंगल चेंज इन द एंटायर असेंबली एंड दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है. फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होने से आपकी जो मोमेंट की समेशन है उसमें फर्क पड़ेगा. पहले हमारे पास फ्रिक्शन का मोमेंट जो था वो क्लॉकवाइज था, अब फ्रिक्शन का मोमेंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे हमने फ्रिक्शन के मोमेंट को पॉजिटिव ले लिया. विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. हम एक्चुएटिंग मोमेंट की जगह पे FC प्लग इन करते हैं और उससे एक्चुएटिंग फोर्स निकाल के देखते हैं. वी गेट एन एक्चुएटिंग फोर्स Mn plus Mf divided by C. Now in this case, is there a condition जिससे F0 हो सके? There is no self locking possible. तो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमारे पास राइट साइड पे ब्रेक शू लगा हुआ है और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, हमारे पास कोई सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है. ठीक है. एक चीज और हो सकती है कि आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल ब्रेक शूज लगे हुए हो सकता है उनमें से कोई एक ब्रेक शू सेल्फ लॉकिंग हो और एक ब्रेक शू सेल्फ लॉकिंग होने के कैपेबल ना हो. ठीक है. बिकॉज अगर कोई शू लेफ्ट साइड पे लगा हुआ होगा उसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो वील हैव टू सी. एक एग्जांपल आ रही है जिस प्रॉब्ली हम आज शुरू कर लेंगे बट वी वोंट बी एबल टू फिनिश दैट इन टाइम. तो व्हाट वी विल हैव इज बेसिकली कि हमें ये चेक करना पड़ेगा हर शू के लिए कि उस शू पे क्या सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है कि नहीं. ठीक है. तो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रेक शू अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाती है व्हील की, यानी लेट्स से कि गाड़ी रिवर्स कर रही है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी एक्चुएटिंग फोर्स कम्स आउट टू बी दिस एंड इन दिस केस देयर इज नो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल. और क्या चीज चेंज होगी? सिंस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, समेशन fx और समेशन fy में भी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे. तो अगेन व्हाट वी हैव इज, अब ये हमने बहुत सारी चीज पढ़ ली एंड ओके मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई है. कैन यू गाइज हियर मी? हेलो. मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी जिसकी वजह से वो शायद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. बैक. So let me just come back to it.
we need to restart this thing. Yeah. So what I have said, the last thing I've said is कि हमने अपनी डायरेक्शन पे चेक करके we have calculated our actuating force for the reverse direction और उसके साथ we have calculated the reaction forces for the reverse direction as well. ठीक है? तो this is the entire force analysis. हम लोगों को इस पूरे केस में भी अभी हमारा शायद जो पहला सेशन है उसका टाइम भी एंड होगा, तो you will need to join back still I guess. So please join back when this ends. Abhi there is a lot of mathematics that we looked at, but what you need to understand is that you don't need to rederive the entire thing every single time. So you will be able to use this thing directly. तो अगर हमें reactions चाहिए होंगी तो reaction की relationship हमारे पास given है. Actuating force निकालनी होगी उसकी relationships भी हमारे पास given है. We will just need to use these relationships. ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर कि हमने जितना भी काम अभी किया है इसमें जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, दोस फाइनल रिजल्ट्स आर एक्चुअली व्हाट आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू अस. ठीक है? और इन रिजल्ट्स में वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स टू एक्चुअली कैलकुलेट व्हाटएवर वी नीड. एक्चुएटिंग फोर्स भी निकाल सकते हैं, कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग भी चेक कर सकते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है? सो लेट्स क्विकली मूव ऑन. या कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो. जस्ट स्टॉप मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल. सवाल देखते हैं. लेट्स सी कि हाउ मच वी कैन डू. वी स्टार्टेड लाइक 5 मिनट्स लेट, 6 मिनट्स लेट, तो हम इसको वी स्टिल हैव लाइक 15 मिनट्स. वी विल बी एबल टू कवर हाफ ऑफ इट. थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं जितना होता है. व्हाट वी हैव इन दिस इज वी हैव अ ब्रेक सिस्टम जिसके अंदर 2 ब्रेक शूज. ठीक है? तो हमें एक चीज जो हम इसमें सीखेंगे, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो देखेंगे कि हाउ वी कैन एनालाइज दीज टू. इसके लिए हमें जो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीजें सेट करनी पड़ेंगी, एक्सिस सिस्टम कैसे सेट करेंगे, थीटा कैसे मेजर करेंगे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. उसके बाद हमें निकालना क्या क्या हमें निकालना है कि इस सिस्टम में एक्चुएटिंग फोर्स कितनी है. दे आर सेइंग कि दीज टू शूज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो रही है और जो हम मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं दैट मैक्सिमम प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल. ठीक है? अब हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम प्रेशर किधर होगा. पहली चीज तो ये कि ये दोनों पे सेम नहीं होगा. वी विल टॉक अबाउट दैट. ये ऐसा क्यों है, दोनों पे सेम क्यों नहीं होगा. वी लुक एट दिस. बट हमें मैक्सिमम प्रेशर पता है. अगर मैक्सिमम प्रेशर में पता है उसकी बेस पे वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स. मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द ब्रेकिंग टॉर्क. बेसिकली मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क और पिन के रिएक्शंस क्या है. यस, मैक्सिमम प्रेशर के लिए मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज 3 थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. क्वेश्चन के अंदर मैंने गिवन क्या है. दे आर सेइंग दैट द ब्रेक सिस्टम शोन इज 300 mm इन डायमीटर व्हिच मींस r इज इक्वल टू 150 mm. इसका जो रेडियस है आपकी ब्रेक प्लेट का. फोर्स दोनों शूज के ऊपर सेम है, फेस पिट भी सेम है, 32 mm की फेस पिट मैंने बता दी है. ठीक है? फ्रिक्शन दे हैव सेड इज 0.32. pressure limitation of 1000 kilopascal that the maximum pressure is 1000 kilopascals. और हमारे पास थीटा 1 इज 0. थीटा स्टार्ट होता है, हमने बताया था हम एक्स एक्सिस हमेशा ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेके पिन के थ्रू पास होने वाली लाइन. तो दिस इज माय एक्स एक्सिस फॉर दिस शू. ठीक है? तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू एक्चुअली द पॉइंट जहां पे आपका शू स्टार्ट हो रहा है. शू इज दिस ग्रे पार्ट हियर. पिन को नहीं देखते, जहां से शू स्टार्ट हो रहा है उसको देखते हैं. तो आपका शू इस केस में पिन के बिल्कुल साथ से स्टार्ट हो रहा है. तो थीटा 1 इज एक्चुअली 0 डिग्री. 0 डिग्री से आपका ब्रेक शू स्टार्ट हो रहा है. एंड दिस ब्रेक शू इज एक्चुअली गोइंग अप टू दिस एंगल राइट हेयर विच इज 126 डिग्री. यहां से लेके जो आपका एक्सिस बन रहा है जिससे हम एंगल मेजर कर रहे हैं उससे ब्रेक शू खत्म कहां पे हो रहा है, 126 डिग्री के ऊपर. तो आपका थीटा 2 इज 126 डिग्री. ठीक हो गया? तो दिस इज नोन टू अस नाउ. अब और क्या हो सकता है, लेट्स सी. हमारे पास बेसिकली 2 डिफरेंट शूज हैं. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम 2 दफा रिपीट कर दी. दोनों के ऊपर मैं दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड की रिलेशनशिप को शो करने की कोशिश कर. सबसे पहला काम ये कि आपने एक्सिस सिस्टम बना लो. एक्सिस सिस्टम हमेशा इस तरीके से बनते हैं कि आपके सेंटर से एक लाइन बनाते हैं आप पिन के थ्रू, दैट दिस बिकम्स योर एक्स एक्सिस. ठीक है? तो फॉर बोथ द शूज यू हैव डिफरेंट एक्स एक्सिस.
और जो वाई एक्सिस होगा दिस विल बी अरेंज्ड इन सच अ वे कि आपका ब्रेक शू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस सिस्टम का की कन्वेंशन चेंज हो गई। दिस इज अ राइट हैंड एक्सिस सिस्टम बिकॉज एक्स से वाई की तरफ कर्ल करते हुए आप अपने राइट हैंड से एक्स से वाई की तरफ कर्ल करेंगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दिस इज अ राइट हैंड एक्सिस सिस्टम। दिस इज अ लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम बट दैट डज नॉट मैटर। हमने रिलेशनशिप जो ड्राइव की है दे विल बी वैलिड फॉर दिस शू अगर आप इनको इस तरीके से ड्रॉ करें कि आप एक्स एक्सिस को पेन के थ्रू पास कराएं और वाई एक्सिस को शू की डायरेक्शन में बनाएं, ठीक है। तो शू की डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस बना दिया और एक्स एक्सिस को पेन के थ्रू बना दिया। तो दीज आर आवर टू एक्सिस सिस्टम्स फॉर द टू शूज। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन को भी हमें देखना है। हमारे पास फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन, फ्रिक्शन की हमारे पास नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है, नॉर्मल फोर्स प्रेशर क्रिएट होगा दोनों शूज के ऊपर। फ्रिक्शन की जो सेंस बनेगी दैट विल बी, क्योंकि हम ड्रम के ऊपर नहीं देख रहे, ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द रोटेशन, बट ब्रेक शू के ऊपर फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर हमने दोनों की फ्रिक्शन शो कर दी, तो फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर सेट के एक्चुएटिंग फोर्स इज सेम फॉर बोथ द शूज, लेफ्ट और राइट शूज के ऊपर एक्चुएटिंग फोर्स सेम। तो लेफ्ट शू के ऊपर एक्चुएटिंग फोर्स is actually we are taking it to be positive और उसकी वजह ये है कि this is actually behaving like the case जिसमें हम डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इस केस में इफ यू लुक हमारा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, द फ्रिक्शन फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट अबाउट दिस थिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। क्लॉकवाइज सेंस कह लें या फिर हम इसको राइट हैंड रूल में, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉकवाइज सेंस कह रहे हैं, तो इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। द सेम थिंग इफ यू लुक हियर, दिस थिंग इज स्टिल ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज बट हमारा एक्सिस सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट है दिस इज एक्चुअली द सेम सेंस कि अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प बिकॉज हमने यहाँ पे एक्सिस सिस्टम चेंज कर दिए। आपके फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पिन इज सेम, ठीक है, दोनों पॉइंट, बट आपके एक्सिस सिस्टम की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। एक राइट हैंड एक्सिस सिस्टम है, एक लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम। तो राइट हैंड एक्सिस सिस्टम में क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है, ठीक है। लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम में क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है, ठीक। तो इस केस में डीएन का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज था, इट वाज पॉजिटिव, एफडीएन वाज नेगेटिव। इस केस में डीएन का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, एफडीएन का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव। तो ये वो वाला केस बन के आ रहा है जिसमें आपका नॉर्मल फोर्स का मोमेंट भी पॉजिटिव है और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट भी पॉजिटिव है। तो ये वो वाला केस है जिसमें नो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन हमने स्टडी की, ठीक है। तो नो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन वाला केस हमने देख लिया यहाँ पे। दिस इज फॉर द लेफ्ट शू। राइट शू इज स्टैंडर्ड। राइट शू में वो वाला केस है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल होती है। नॉर्मल फोर्स का मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है और फ्रिक्शन का मोमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये दोनों हमारे पास केसेस है। ये रिलेशनशिप्स इनकी हमारे पास आगे वाली छोड़ दीजिए, अब इन दोनों को देखिए, मोमेंट वाली टर्म्स को देखिए। ये मोमेंट की इक्वेशंस हमने दोनों की लिख दी, फ्रिक्शन की और नॉर्मल फोर्स की। क्या हमारे पास लेफ्ट और राइट शू के ऊपर इन रिलेशनशिप्स में कोई फर्क पड़ेगा? इस रिलेशनशिप में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आपके पास लेफ्ट शू है कि राइट शू है। अगर आपने अपना एक्सिस सिस्टम ठीक बनाया है तो दीज रिलेशनशिप्स आर वैलिड फॉर बोथ ऑफ देम। और क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी सेम है, आपकी विड्थ भी सेम है, आपका रेडियस भी सेम है, आपके एंगल्स भी सेम है, ठीक है। दोनों के 126 डिग्रीज है थीटा 2। तो आपके इंटीग्रल्स दोनों केसेस में सेम रहेंगे, ठीक है। जो इंटीग्रल्स हैं वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर दिस मैक्सिमम प्रेशर। और मैक्सिमम प्रेशर भी मैंने खुद यहाँ पे लिखा है लेफ्ट और राइट, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स सेम है और एक में, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रल सेम रहेंगे, इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता बिकॉज आर इज सेम, ए इज सेम, थीटा की लिमिट सेम है। तो दीज टू इंटीग्रल्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर गोइंग टू बी द सेम। जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ द मोमेंट ऑफ
of normal force, integral of the moment of friction force, they are same in both the cases. एक में आप इन दोनों को ऐड करा रहे हैं और एक में आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों से आपके पास जो फोर्स का रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है. इसका मतलब है कि जिस प्रेशर से आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, दैट प्रेशर नीड्स टू बी डिफरेंट. सही है. अब क्वेश्चन हियर कम्स कि अगर फोर्स दोनों की सेम है और these quantities are different of course, क्योंकि ये समेशन हो रहा है और ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द सेम एक्चुएटिंग फोर्स. इसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि यू कैन अज्यूम सम नंबर्स एंड विजुअलाइज दिस थिंग. So let's assume this to be 3, this to be 1, this is 3 and this is 1. This comes out to be 4, this comes out to be 2. Let's say this is 10. Then this pressure comes out to be 10 upon 4 and this pressure comes out to be 10 upon 2. क्योंकि ये नेगेटिव बेसिक यहाँ पे फ्रिक्शन का मोमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से आप सब्ट्रैक्शन करके इस पूरी टर्म को छोटा कर रहे हैं, तो आपको प्रेशर की वैल्यू एक्चुअली बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द सेम फोर्स. तो द आंसर टू द क्वेश्चन हियर इज दैट द राइट हैंड साइड pressure, the pressure on the side जिसमें self locking हो रही है, remember this case, वाली साइड जिसमें self locking हो रही है, उस साइड के ऊपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा in order to get the same actuating force. ठीक है. तो अगर अरेंजमेंट ऐसी होती कि पिन्स ऊपर मूव हो जाती, ठीक है, और एक्चुएटिंग फोर्स नीचे लग रही होती, तब हम एक्सेस सिस्टम को उसके हिसाब से डेवलप करते एंड वी वुड हैव फाउंड आउट कि लेफ्ट हैंड साइड इज सेल्फ लॉकिंग और लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है. मैक्सिमम प्रेशर लेफ्ट और राइट साइड से नहीं आ रहा. मैक्सिमम प्रेशर में पता चल रहा है कौन सी साइड सेल्फ लॉकिंग है और कौन सी साइड सेल्फ लॉकिंग नहीं है. तो जो साइड सेल्फ लॉकिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आपके सिस्टम में डेवलप होगा. ठीक है. तो राइट साइड पे मैक्सिमम प्रेशर है एंड दैट मैक्सिमम प्रेशर वी आर गोइंग टू टेक एज 1000 kilopascals. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट अवर रिजल्ट्स. हमारा पहला पार्ट ये था, पार्ट ए वाज कि वी नीडेड टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्चुएटिंग फोर्स. एक्चुएटिंग फोर्स वाज द मोमेंट ड्यू टू n माइनस द मोमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय c. ठीक है. डायमेंशंस हमें पता है, डायमेंशंस हमें पता थी, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज mn एंड व्हाट इज mf. ये हमें फॉर्मूला गिवन होंगे. फॉर्मूले आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू सॉल्व द इंटीग्रल्स बाय हैंड. आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा एग्जाम्स में. प्लग द इंटीग्रल्स डायरेक्टली इन एन इंटीग्रल सॉल्वर, यू आर गोइंग टू गेट दिस एंटायर फॉर्मूला डायरेक्टली. तो जो काम मैंने यहाँ पे बाय हैंड करके दिखाया हुआ है कि इंटीग्रल की क्या वैल्यू निकल रही है, यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस. You can directly find out what is the value of this thing. You can get this relationship directly. I'm not going to object to this because आपके पास resources available and use them. तो इंटीग्रल वगैरह आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं. Doesn't really matter as long as you write कि मैंने कंप्यूटर पे सॉल्व कर लिया या कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया. ठीक है. तो जस्ट फाइंड दीज रिसोर्सेज. अपने कैलकुलेटर में जो प्रैक्टिस कर लें इंटीग्रल कैसे निकालना है, या फिर इंटरनेट पे कुछ इंटीग्रल सॉल्वर्स ढूंढ लें जहाँ पे आपको पता हो कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से डालेंगे आपका रिजल्ट निकलेगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आपको ढूंढना नहीं पड़े. ठीक है. तो आपने बेसिकली एमएफ के फॉर्मूले से एमएफ कैलकुलेट किया हुआ है. हमने सारी वैल्यूज प्लग इन की. हमने आर प्लग इन किया, हमने फ्रिक्शन, हमने बी प्लग इन किया, हमने मैक्सिमम प्रेशर प्लग इन कर दिया, हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट प्लग इन कर दिया एंड वी जस्ट सॉल्व द इंटीग्रल. तो mf आ गया, सेम तरीके से mn भी आ जाएगा और बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी जस्ट रोट हमें अपना एक्चुएटिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं व्हिच कम्स आउट टू बी 2.28 किलोन्यूटन. ठीक. तो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू दिस न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास. और उसके बाद बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक एट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री फॉर ब्रेक्स एंड क्लचेस. ठीक है. So we are going to continue working on this for the next 2 weeks so let's see how far we can go. ठीक है. कोई क्वेश्चन है प्लीज तो पूछ लीजिए, otherwise we can end our lecture.
You guys have any question? Attendance लिख दिए सबने? अमन, आई एम गोइंग टू टेल, ठीक है, बात कर लेते हैं अलग से, ठीक है। क्लियर नहीं थी आपकी आवाज, दोबारा बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि वी कैन टॉक अबाउट जो आपका क्वेश्चन है मिस हुआ है, वी कैन टॉक अबाउट इट चैट, ठीक है, प्लान कर लेते हैं किस वक्त करना है, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो कैन यू आस्क मी, अदरवाइज वी कैन एंड दिस टाइम। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टॉपिक, तो प्लीज फोकस ऑन इट, साथ साथ करें इसको, इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा मैकेनिक्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, तो मेक श्योर यू गेट द बेसिक आइडियाज के एक्सेस सिस्टम कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल किसी चीज में मसला कर दिया, आपको ये समझ में नहीं आया कि मैक्सिमम प्रेशर किस तरीके से हमने दिया है या फिर एक्सेस सिस्टम कैसे ड्रॉ किया, तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोस न्यूमेरिकल्स। तो इस टॉपिक के में जरा खास फोकस करें, दिस इज हेवीली मैकेनिक्स बेस्ड, तो मसला हो सकता है, तो प्लीज फोकस एंड मेक श्योर यू study this thing, ठीक है। Let's end this lecture here, and inshallah in the next class we are going to continue with this numerical and then solve some other problems after we discuss other geometries of brakes and clutches as well. Thank you very much. Assalamu alaikum.